Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो वो होने वाली है CGL के क्वेश्चंस के ऊपर और इसमें हम इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे और ये 24 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था 2003 में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं 25 मार्क्स के इंटू 2 की मार्किंग होती है। दैट मीन्स कि 200 का ये पेपर होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 इंग्लिश में, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ्स के एंड 25 जीएस के। तो कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे याद आएंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें लेकर आऊँगी वीडियो में, पर अभी मुझे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूँगी। आई थिंक 19 to 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि बाकी की जो 5 क्वेश्चंस है मैं आपको बता देती हूँ वो जंबल सेंटेंसेस के ऊपर थे। अब जंबल सेंटेंसेस उतने भी मेरे को याद नहीं रहे तो इसलिए मैं वो जंबल सेंटेंसेस 2 क्वेश्चंस वो नहीं लेकर आ पाई और 2 क्वेश्चंस और थे किसी चीज़ से रिलेटेड, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड थे या फिर वो एक्टिव पैसिव वगैरह से रिलेटेड थे। तो एक एक्टिव पैसिव तो आपके सामने स्क्रीन पर होगा। तो ये वाले हम जो 20 क्वेश्चंस है ये करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर वो देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन इन द सेंस के सीरीज वाइज तो कुछ भी हो सकता है वो, पर क्वेश्चन था आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ये एक एरर का क्वेश्चन है, ये एक एरर का क्वेश्चन है बेसिकली। ये मैं आपको बता रही हूँ CGL का 24 जुलाई जो एग्ज़ाम हुआ था। कौन सा शिफ्ट था ये? 2:30 से 3:30 वाला शिफ्ट। आई थिंक ये 3rd शिफ्ट है। इसके बाद भी एक और एग्ज़ाम था, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या पेपर था, लेकिन ये मेरा एग्ज़ाम था। और ये इंग्लिश के पेपर्स जो हैं वो मैं आज से तो नहीं दे रही हूँ। आप अगर वीडियो को फॉलो करते होंगे तो मैंने काफ़ी पहले स्टेनो वगैरह ये सारे एग्ज़ाम्स भी दिए थे, सिर्फ इंग्लिश को देखने के लिए कि वो कैसी आती है, हम कर पाते हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं बताऊँगी कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी। कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए थे जो मैंने घर आके बाद में चेक किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें एरर क्या है। सो इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर। सो आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो मैं अपने एक्चुअली आपको हिंदी में अगर आप ऐसा बोलते कि मैं अपने बचपन में ये चीज़ खेला करता था, वो था का सेंस ना यहाँ पे आ नहीं रहा है ना, वो था वाला सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वो था वाला सेंस कैसे लगाओगे? तो कहा जाता है कि जैसे आप यहाँ पे यूज्ड लिख सकते थे, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। और कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन में मुझे ये भी मिला दैट जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैंने खेला था। तो बट यूज्ड टू वाला जो सेंस है वो ज़्यादा अच्छा है। सो अगर एरर होगा ना तो वो कौन से पार्ट में एरर होगा? जो पार्ट है वो है आई प्ले, क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले होना चाहिए। आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं अपने चाइल्डहुड में ये वाला खेल खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। सो ये वाला एरर है। देखो इन माई चाइल्डहुड, क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ये सब कुछ भी एरर नहीं है। सेंटेंस थोड़ा सा और शायद लंबा था, 1-2 वर्ड्स और थे जो कि मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ, लेकिन जो एरर है वो इसमें है आई प्ले में, तो वो आएगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एक ईडियम आता है, ईडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। सो आता है क्वेश्चन टू आयरन आउट द डिफरेंसेस। टू आयरन आउट द डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? तो उसमें ये था कि आप जब अपने झगड़ों का निपटारा करते हो, निपटारा इन द सेंस कि आप अपने झगड़ों को जब सॉल्व करते हो तो उसको कहा जाता है टू आयरन आउट द डिफरेंसेस। और बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है, उसमें एक सेंटेंस था उससे बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि इस ईडियम का मतलब क्या है। यानी कि वो ईडियम चीख चीख के कह रहा था कि तुम ये वाला टिक करो, क्योंकि आसान था, वो खुद ही बता दे रहा है इस चीज़ को। सो टू आयरन आउट डिफरेंसेस का मतलब है टू सॉल्व और सेटल डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम, जो भी आपके सामने आपके रिलेशन में या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियली कोई अगर कोई मैटर है, कोई इशू है, कोई चीज़ है, तो उसको सॉल्व करना, उस डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सेटल आउट करना ही आयरन आउट द डिफरेंसेस का मीनिंग है। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्व और सेटल डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स, दे हैड आयरन आउट द डिफरेंसेस, यानी कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था? आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पे एरर क्या है? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, पहला। एंड दूसरा टू आयरन आउट द डिफरेंसेस मीन्स अपने डिफरेंसेस को, अपने जो इश्यूज़ हैं, अपने जो क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना ही टू आयरन आउट दी डिफरेंसेस होगा। फिर आता है एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ये पूछा हुआ था कि डेंजरस का सिनोनिम बताओ। क्या डेंजरस वर्ड हम बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे हैं? माइकल जैक्सन ने तो गाना भी गाया था डेंजरस करके, है ना? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि डेंजरस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजर से भरी हो, एडवेंचर से भरी हो। तो इसमें आता है एक टर्म दैट इज़ रिस्की।
ठीक है। तो डेंजरस का सिनोनिम पूछा हुआ था वहाँ पे, तो इन्वॉल्विंग पोटेंशियल लॉस और इंजरी। तो रिस्की सिचुएशन में भी एक पोटेंशियल होता है कि आपका लॉस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो रिस्की इज़ दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रिस्की होगा, अगर हैजार्डियस होता तो हैजार्डियस होता, लेकिन जो आंसर्स थे उसमें एक रिस्की वर्ड आया हुआ था और इसके अंदर फियरफुल वर्ड भी था। तो ऐसा लग सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है, बट वो फियरफुल नहीं है, वो आपका रिस्की सिचुएशन ही है, डेंजरस सिचुएशन या रिस्की सिचुएशन। अच्छा, फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ। तो देखो डेंजरस भी एक तरीके से इस चीज़ को शो कर रहा है, डराने को शो कर रहा है कि आप डर रहे हो उस डेंजरस सिचुएशन से, बट वो एक रिस्की सिचुएशन होगी। तो रिस्की बिल्कुल करेक्ट है और उसके आसपास का सेम मीनिंग दे रहा है, सिनोनिमस है, ठीक है। सो इसमें 3 क्वेश्चंस हमने किए, 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ से किए कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ये इसका एरर का आंसर है। टू आयरन आउट द डिफरेंसेस, मतलब जब आप अपने डिफरेंसेस को सेटल करते हो, तो ये उससे रिलेटेड है। डेंजरस का जो सिनोनिम था वो था रिस्की, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन इन द सेंस कि यहाँ पे पूछा हुआ था स्पेलिंग का एरर पूछा हुआ था, और ये था वो स्पेलिंग एरर। इसमें बताना था कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। नो सॉरी इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है। तो देखो हीव बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है चीज़ों को लिफ्ट करना, कोई भारी सी चीज़ को लिफ्ट करना, दैट इज़ हीव। वीव का आपको मतलब पता ही है, आपने साइंस में कभी पढ़ा होगा, वीविंग का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग एंड वीविंग ना, कढ़ाई बुनाई टाइप्स ना, तो वो वीविंग होती है। सीव का मतलब भी आपको पता है, घर में आपके छन्नी होगी, आप उससे चाय वगैरह छानते होंगे, तो ये सीविंग होती है। बट ऑब्सेस का जो वर्ड लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था, ऑब्सेस, इस तरीके से। आजकल हमें बहुत सारी चीज़ों का ऑब्सेशन हो सकता है ना, कार का, ज्वेलरी का, बहुत सारी चीज़ों का ऑब्सेशन होता है, तो वही चीज़ है। ऑब्सेस की स्पेलिंग ये लिखी हुई थी, जबकि ये गलत है। ऑब्सेस का स्पेलिंग ये होता है OBSESS, तो ये ऑब्सेस होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑब्सेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है टू कम्प्लीटली फिल योर माइंड सो दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, मतलब अपना दिमाग किसी एक चीज़ से इतना ज़्यादा भर लेना कि आप कोई दूसरी चीज़ के बारे में कभी कुछ सोच ही ना पाओ। किसी बात को दिमाग में ऐसे भर लेना कि कुछ और न सूझे, मतलब कुछ और आप सोच ना पाओ। किसी बात से मन का पूर्णतः आविष्ट या ग्रस्त होना, क्या लिखा है ये इन्होंने हिंदी में, बट इसका मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो, इतना ज़्यादा हो चुके हो कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हो। आपको पता होगा कि अगर मतलब आपने साइकोलॉजी कभी पढ़ी होगी या फिर आपका इंटरेस्ट होगा, तो एक OCD होता है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको चीज़ों को ऑर्डर में रखने का बहुत ऑब्सेशन होता है, ठीक है। चप्पल उल्टी पड़ी हुई है या फिर सीधी है, मतलब एक अलाइन में नहीं है, यानी कि दोनों एक जैसे अच्छे से नहीं रखी हुई हैं, तो आप उसको ठीक करते रहोगे, बार बार हाथ धोने का आपको इसमें ऑब्सेशन होता है। तो दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो दैट इज़ कि आप एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि कैसे चीज़ें बिल्कुल सेटल रहें, अलाइन रहें। तो ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये चीज़ आपको सोने नहीं देती, राइट। मतलब आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर इरिटेटेड होते रहते हो इन चीज़ को लेके, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। तो ये बहुत ही आसान पूछा हुआ था। ऑब्सेशन की स्पेलिंग किसको नहीं आती होगी, जिसको नहीं आती होगी उसका गलत हो गया होगा, सिंपल। तो OBSSES नहीं होगा, OBSESS ऑब्सेस होगा। फिर एक बहुत ही आसान पूछा हुआ था सिनोनिम, दैट इज़ अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनाउंस करना, तो इसका जो सिनोनिम था वो था डिक्लेयर्ड, कि आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट आता है क्रुक्ड। ये मेरा गलत हो गया। गलत मेरा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे बार बार पता नहीं दिमाग में ये आ रहा था, ये मेरा गलत हो गया। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर ट्विस्टेड है, और मैंने जिस पे टिक किया है दैट इज़ टेकन। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने, और इवन मैंने पहले ट्विस्टेड को ही टिक किया था, उसके बाद न जाने क्यों मैंने दोबारा से रिवीजन किया, जब कि एक बार फटाफट देख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी आपको लिमिटेड चीज़ें ही पेपर में अटैम्प्ट करनी होती है, सारी तो अटैम्प्ट करनी भी नहीं होती है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक टेकन लिखा हुआ था, पता नहीं मुझे बार बार दिमाग में ये आ रहा था कि क्रुक का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ ऐसे हासिल कर लेना, मतलब छीन के ले लेना। तो शायद मैंने टेकन पे ये सोच के मैंने टेकन पे टिक कर दिया, जबकि ये गलत है बिल्कुल। क्रुक्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड या टेढ़ा मेढ़ा, कुछ इस तरह से, जैसे कि बेंट, कर्व्ड, है ना, ट्विस्टेड, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, ट्विस्टेड जैसे ट्विस्टेड बोन्स। तो देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं आपको पता है ना, एडजेक्टिव क्या मतलब होते हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताए सिंपली। तो ट्विस्टेड बोन मैं लिख दूंगी, तो बोन क्या है, एक चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है बोन। अब बोन कैसे ट्विस्टेड है, वो स्ट्रेट नहीं है
है ना, वो ट्विस्टेड है। सो दैट इज़ बोन की विशेषता बता रहा है, सो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि क्रुक्ड का जो मीनिंग है वो एक्चुअल ट्विस्टेड होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। और मैंने टेकन पे टिक कर दिया था, तो जिन जिन ने भी टेकन पे टिक किया है मेरी तरह, वो गलत माना जाएगा सिंपली, ठीक है। और तो बस ये चीज़ थी, ये इसका सिनोनिम था। ट्विस्टेड जो है वो उसका सिनोनिम होगा। तो यहाँ से हमने कितने क्वेश्चंस किए? 3। एक ये स्पेलिंग एरर वाला, और ये इसका सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम, तो टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। यानी कि हम पिछले स्लाइड में भी 3 क्वेश्चंस देख चुके थे, इस स्लाइड में भी हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस आ रखे थे जिसमें था अर्नेस्ट, इसमें भी सिनोनिम पूछा था। देखो साइनो कितने ज़्यादा पूछे इस बार मेरे एग्जाम इन द सेंस मेरे शिफ्ट में एंटो के ऊपर नहीं आया, दैट इज़ एंटोनियम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था और सबको पता है कि अगर 2 क्वेश्चन इससे आएंगे तो 2 क्वेश्चन उससे भी आएंगे, पर ऐसा नहीं था। तो मैंने एक और बार ढंग से देखा कि कहीं इसका ऑपोजिट तो नहीं पूछा है, कभी इसका एंटोनियम तो नहीं पूछा, लेकिन सबका सिनोनिम ही पूछा हुआ था। तो अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा सिंसेयर। जैसे बोलते हैं ना, माई अर्नेस्ट बिलीव, मेरा अर्नेस्ट सिंसेयर बिलीव है इस चीज़ में। तो देखो यहाँ पे ये है मेरियम वेबस्टर। मैंने आपको कई बार बताया है, जब मैं इंग्लिश की कुछ सीरीज़ की शुरुआत कर रही थी तो मैंने कहा था कि सबसे अच्छी जो डिक्शनरीज़ हैं वो वाली डिक्शनरी नहीं है जो हिंदी टू इंग्लिश आपको मिलती है, जैसे इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो वॉर, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, ये इनको एक ही चीज़ लिख देते हैं, युद्ध है, कोई भी युद्ध है या फिर कोई झगड़ा हो गया। बट इनमें बहुत डिफरेंस होता है। वॉर में डिफरेंस होता है, फाइट में डिफरेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस होता है, इशू में डिफरेंस होता है, और ऐसे करके 1-2 वर्ड्स और है जिनमें डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको कभी भी हिंदी इंग्लिश का जिसमें वर्ड दिया हुआ है और उसका हिंदी अनुवाद वैसा वाला डिक्शनरी नहीं लेना। ये है मेरियम वेबस्टर। यहाँ पे तो मुझे अर्नेस्ट का सिनोनिम सिंसेयर नहीं मिला, पर मुझे यहाँ मिल गया था, ये कॉलिन्स डिक्शनरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अर्नेस्ट का जो वो है, इसका जो सिनोनिम है वो है सिंसेयर, ठीक है। तो अर्नेस्ट सिनोनिम्स लिखा हुआ है यहाँ पे सिंसेयर, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में भी हमारे पास सिंसेयर ही था। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीन, ठीक है। एक ये है जिसको हम कहते हैं कमान, ठीक है। जैसे कि घोड़े की जो लगाम होती है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे REIGN करके भी था मेरे ख्याल से, नहीं रेन था वो, एक मिनट, शायद मैंने कहीं तो इसको ऐड किया होना चाहिए, नहीं किया मैंने शायद से, ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या है ना, REIGN का मतलब होता है किसी का शासनकाल, किसी का शासनकाल होता है, राइट। तो रेन का मतलब, यहाँ पे जो रेन का मतलब है उसमें पूछा हुआ था कि जो प्रिंसेस है उसने कमान यानी कि रेन जो है वो अपने हाथों में ले ली। तो शासन आप हाथों में ले सकते हो, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है शासन करना। तो उनका मतलब, इसका मतलब होता है बेसिकली टाइम पीरियड। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एट द टाइम ऑफ या एट द रेन ऑफ क्या नाम है, जैसे रज़िया सुल्तान हो गया और उनके टाइम पीरियड में, तो इसका मतलब टाइम पीरियड होता है। बल्कि उन्होंने कमान हाथ में ली, इसका मतलब रेन होगा। अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर दैट इज़ हेल्ड बाय द राइडर एंड यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स मूवमेंट। जहाँ तक मुझे समझ आया और मुझे अभी तक याद है, तो इसका आंसर यही है, रेन है इसका आंसर। और इसका मीनिंग होता है शासनकाल, इसका मीनिंग शासनकाल होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहीं तो लगाया था, बट वो समझ नहीं आ रहा कि किधर मैंने लिख दिया है, पर एनीवेज चलो ये वाला गूगल कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये देख लिया जिसमें सिनोनिम पूछा था, और एक ये वाला देख लिया कि इनमें से कौन सा फिट बैठेगा। ये कैसे शब्द हैं कि सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं पर स्पेलिंग में डिफरेंट है। अब नेक्स्ट इज आई रीड न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या है, द न्यूज़पेपर वॉज रेड बाई मी। ये एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था, आसान था, ये था इसका आंसर। तो जिन्होंने भी ये वाला टिक किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए मुझे वीडियो बीच में स्टॉप करना पड़ा। और यहाँ पर मैंने रेन को ऐड किया है। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये भी दिखने में मतलब बोलने में वैसा ही लग रहा है, ठीक है, रेन ही लग रहा है। एंड यूज्ड अबाउट अ किंग और क्वीन टू रूल अ कंट्री। ये राजा रानी किसी देश पर मतलब जब शासन करते हैं तो वो होता है। टू बी इन चार्ज ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे अब ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि वो एक्चुअल सेंटेंस का मीनिंग क्या था, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है धुंधला धुंधला, कि जो प्रिंसेस है उसने कमान अपने हाथ में ली।
तो ये रेन का मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब उन्होंने अपना जो शासन करने का चार्ज है वो अपने हाथों में लिया। और एक और सेंस भी निकल करके आ सकता है कि उन्होंने कमान जो थी वो अपने हाथों में ली, क्योंकि वो भी तो घुड़सवारी करते हैं ना। तो कुछ दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो टू बी इन चार्ज ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी चीज़ का चार्ज लेना, जैसे हाथों में कमान लेना, तो वो रेन भी हो सकता है। पर इसका मीनिंग मतलब ये होता है किसी देश पर शासन करना। बेसिकली ये शासन करना है, उनके रूल का टाइम पीरियड बताता है, ये बेसिकली टाइम पीरियड पर है। अब डिपेंड करता है कि जो इसकी की आएगी तो उसमें क्या निकलेगा, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ टू वेदर द स्टॉर्म। दोनों ही एक ही जैसे अलग अलग उसमें लिखे हुए हैं। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या है? इफ समवन वेदर्स द स्टॉर्म दे सक्सीड इन रीचिंग द एंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड विदाउट मच हार्म और डैमेज। तो ये है वो चीज़, मतलब यहाँ ये विदाउट मच हार्म और डैमेज ऐसा ही सेंटेंस में यूज़ हुआ था जो उसके ऑप्शंस में था। तो ये क्या है? ये एक ईडियम है। और इस ईडियम का मतलब क्या है? ईडियम, इफ समवन और समथिंग वेदर द स्टॉर्म दे सक्सेसफुली डील विद अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यानी कि आपने किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का एक तो बहुत अच्छे से आपने उसका सामना किया, उसको आपने डील किया, लेकिन ऐसे डील किया कि आपने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो वो है टू वेदर द स्टॉर्म। यानी कि जो स्टॉर्म था, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, एक तो आपने उससे अच्छे से डील किया विदाउट कॉजिंग मच हार्म टू द पर्सन और टू दी इंडिविजुअल्स, या कुछ भी आप कह लो। तो ये है वो ईडियम और ये उसका मीनिंग है। तो जिस स्टूडेंट ने भी इस पर टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा। एक दो लोगों से मैंने और पूछा था, उनको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था। इसमें था कि मस्किटोज़, इसमें ना बार बार नॉट का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब 2 बार नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे मस्किटोज़ विल ब्रीड, या फिर मस्किटो विल नॉट ब्रीड इफ़ देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि किसी जगह पे पानी जमा हो गया है, वाटर लॉग हो चुका है। तो वाटर लॉगिंग का मतलब ये हुआ ना कि पानी अगर जमा हो चुका है तो वहाँ पे मच्छर हो सकते हैं। पर यहाँ तो कह रहा है इफ़ देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग। तो अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी, पानी कहीं पे जमा हुआ नहीं होगा, तो मस्किटो भी ब्रीड नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। तो विल नॉट की जगह बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है इसका क्या आंसर, कि विल ब्रीड, जबकि वो गलत है। होगा विल नॉट ब्रीड। क्या होगा? विल नॉट ब्रीड। यानी कि मस्किटो ब्रीड नहीं करेगा, अपना जो तादाद है वो नहीं बढ़ाएगा अगर पानी ही नहीं होगा जमा हुआ। अगर पानी जमा होता तो बढ़ाता, लेकिन नहीं है। तो ये मस्किटो विल नॉट ब्रीड विल बी दी आंसर। तो ये वो वाला ये आंसर हो जाएगा। जिस किसी को भी कुछ कुछ धुंधले धुंधले क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, ये वही क्वेश्चंस है। और अगर आपने ये वाला शिफ्ट का किया है तो आपको तो देखते ही क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, अच्छा हाँ हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट आता है इनफ फूड के ऊपर। स्पेलिंग एरर था ये, बहुत ही बच्चों वाला। मतलब इनफ वर्ड किसको नहीं पता होगा, मुझे ये बताओ। इनफ वर्ड तो सभी को पता होगा ना, हम बचपन से यही बोलते हैं ना, इनफ इज़ इनफ एंड ऑल। तो वही है, इनफ की बहुत बेकार स्पेलिंग लिखी हुई थी, ENOUGF लिखा हुआ था कहीं कहीं पे, ENOU ऐसा कुछ पता नहीं, G समथिंग H कुछ ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। तो इनफ की ये स्पेलिंग होती है। सिंपली वो तो आप देखते बना सकते थे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे कोई स्पेलिंग तो हो भी नहीं सकती। तो ऐसा कुछ करके था कि बेगर इसलिए बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था शायद, क्योंकि उसके पास इनफ फूड नहीं है, इस तरह का कुछ था। तो उन्होंने एक सेंटेंस में, ज़रूरी नहीं है कि आपसे स्पेलिंग एरर यूं ही पूछ लेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। वैसे ऐसा पूछा हुआ है इन्होंने, जो हीव एंड वीव वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, इन्होंने ऐसा स्पेलिंग एरर पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्पेलिंग्स दे दी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या था, इनफ की ही 4 स्पेलिंग्स दी थी, जिसमें से यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी थी, एंड दैट इज दिस, इनफ फूड। तो ये मस्किटो ब्रीड वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया। तो अब तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? लाइक यहाँ फर्स्ट पेज से 3 क्वेश्चंस किए थे, सेकंड से हमने 3 किए थे, यहाँ पे भी हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो 9 हो गए। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस पढ़े? एक वेदर द स्टॉर्म, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 11 एंड 12, तो 12 क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप लोगों को भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ और एक्स्ट्रा याद आ गया, जैसे कि मैंने तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि मुझे वही याद रह पाया। अगर आपको बाकी के कुछ 5 क्वेश्चंस याद है तो आप बता सकते हो।
नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, और ये पैरामाउंट का जो बुक आता है ना, पैरामाउंट का जो बुक है वो उसमें आपको मिल जाएगा। तो किसी ने भी बहुत अच्छे से अगर एक बार पैरामाउंट के ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े होंगे तो बहुत आसान लगेगा उसको। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये होता है कि पहले दिखने में कोई चीज़ लगे कि ये तो बहुत बेकार है लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी गुड, इस तरह का कुछ दे रखा है कि मतलब पहले तो आपको लगे कि नहीं ये चीज़ बेकार रही, पर वो एक्चुअल में बेकार ना निकले, वो बहुत मतलब वो सक्सीड हो जाए वो चीज़। तो ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होता है, जिसका मतलब होता है कि पहले दिखने में कोई चीज़ लगे कि हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, बट बाद में वो ऐसा अपीयर हो जाए कि नहीं सक्सेसफुल रहा, राइट। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे इसके ऑप्शंस बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे थे, मैंने बहुत 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 सोचने का प्रयास किया बट मुझे वो नहीं याद आए, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि जो चीज़ आपको पहले लगे कि ये तो बहुत रिस्की है, बेकार है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन बाद में आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मैंने गूगल से भी चेक करके नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों ने पैरामाउंट का ईडियम एंड फ्रेजेस देखा ही होगा, मैंने सीरीज़ भी बनाई थी उसमें, आई डोंट नो है या नहीं है, बट मैंने कवर करने की कोशिश की थी, क्या पता एक आध आया भी हो। तो आप ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज देख लेना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत पुराना ईडियम है और पूछा जाता है, जो न्यू ईडियम है ना वो ये वाला है, जो न्यू ईडियम था वो ये था, आयरन आउट, ठीक है। इससे पहले सीजीएल एक और बार मैंने जब दिया था, पहले भी दिया था इंग्लिश के पेपर के लिए ही कि कैसी आती है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे ईडियम्स थे, जैसे टू हिट अ ब्रिक वॉल, है ना, मुझे अभी भी याद है, टू हिट अ ब्रिक वॉल या टू सिट ऑन दी फेंस। तो ये वाले न्यू ईडियम्स है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं, मतलब आप देख सकते हो आगे आने वाले एग्जाम्स में। और यही चीज़ें ना रिपीट होकर DSSB में भी आती हैं, जैसे कि आप DSSB की तैयारी करते होंगे या कोई CGL वगैरह SSC के एग्जाम्स देता है, तो वो अपना लक एक बार DSSB भी आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि दिल्ली की जॉब है, वो आपको यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो आप DSSB में भी ये सब चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि PRT में ही होंगी, TGT और जो उसमें भी स्टेनो के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, कहीं पर भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट इज सेप्टाजेनेरियन, ठीक है, ये वाला पिछली बार सीजीएल में सेंटाजेनेरियन शायद करके आया था, जो मैंने अपने एग्ज़ाम के जस्ट बाद अपलोड भी किया था कि ये क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें था जो 100 ईयर्स का हो, मतलब पहले 100 ईयर्स का आ चुका है, अब आ चुका है सेप्टाजेनेरियन, दैट इज़ कि जो अ पर्सन हु इज़ बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, तो जो 70 और 79 ईयर्स के बीच का हो उसको सेप्टाजेनेरियन कहते हैं। और हमको पता है कि सेप्ट का मीनिंग ऐसे 7 ही होता है, राइट, वो हेक्सागन होता है ना, शायद सेप्टागन भी होता है क्या, हाँ, तो ये मुझे बताना, हेक्टागन होता है, ऑक्टागन होता है, ये मुझे पता है। तो ये सेप्टाजेनेरियन का मतलब क्या होता है, सेप्टाजेनेरियन का मतलब यही होता है जो 70 के आसपास का हो, ठीक है। मैंने अगर कुछ गलत गलत बोल दिया होगा ना इधर तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो कि मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे, क्या मैंने सोच के गलत कर दिया, पर ये गलत हो गया है। मुझे पैक्ट ही लग रहा था, क्योंकि मैंने तो वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो 12 पैक्ट वगैरह ये सब मैं जान रही थी कि हाँ ऐसा होता है, पर मुझे लगा कॉनकॉर्ड थोड़ा सा ऑफिशियल लग रहा है, बट ये गलत है, पैक्ट ज़्यादा ऑफिशियल है, ठीक है। दोनों ही अग्रीमेंट है, देखो अग्रीमेंट तो कुछ भी है, अग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका इस चीज़ पे अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसके मीनिंग्स, एक होता है अग्रीमेंट कि आपने एक अग्रीमेंट कर लिया उनसे, ठीक है, अग्रीमेंट का आप बॉन्ड भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब एक आपके बीच में एक बॉन्ड हुआ है, लेकिन वो पूछ रहा है, ओहो नहीं, लेकिन बेसिकली ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, एक फॉर्मल अग्रीमेंट पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वो कॉनकॉर्ड ना होकर के पैक्ट होगा, क्या होगा, पैक्ट। सो कॉनकॉर्ड के बारे में मैं यही बता रही थी कि बेसिकली वही है कि पैक्ट इसका आंसर होगा, अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल, है ना, ग्रुप्स एंड कंट्रीज़ के बीच में जो फॉर्मल अग्रीमेंट होता है दैट इज़ फैक्ट। बल्कि कॉनकॉर्ड भी एक तरह का अग्रीमेंट ही है, लेकिन ये ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। और मुझे दिखने में तो वही चीज़ है ना, जो दिखने में लगती है ज़रूरी नहीं कि वो वही हो, तो कॉनकॉर्ड दिखने में थोड़ा ज़्यादा ऑफिशियल लग रहा था कि हाँ ये ज़्यादा फॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है, पैक्ट ज़्यादा फॉर्मल है। और मैंने जैसे SST वगैरह जो होती है या लाइक हिस्ट्री वगैरह में जो पढ़े थे वो उसमें भी अग्रीमेंट्स पढ़े थे, या पैक्ट वर्ड बहुत ही कम यूज़ हुआ है ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम यूज़ हुआ है, तो मुझे बिल्कुल
लगा ही नहीं कि पैक्ट हो सकता है। पैक्ट भी एक तरह का अग्रीमेंट हो सकता है, वहाँ पे बॉन्ड भी लिखा हुआ था, वहाँ पे शायद बॉन्ड भी लिखा था और एक और चीज़ लिखी हुई थी जो मुझे अभी ऑप्शंस में याद नहीं आ रही, बट कॉन्कॉर्ड था, बॉन्ड था एंड पैक्ट था। एक और था, वो ऑप्शन नहीं होगा, पैक्ट इज़ द राइट आंसर। ये फॉर्मल अग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप और कंट्रीज़ के या पीपल के बीच में होता है। कॉन्कॉर्ड भी एक तरीके का अग्रीमेंट है, लेकिन ये कैसा अग्रीमेंट है, हार्मनी वाला अग्रीमेंट है। हार्मनी का मतलब होता है सद्भावना का, कि हम हाँ मिलजुल के रहेंगे, ब्रेदरन है ना, ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं उस तरह से, तो ब्रेदरन ब्रदरहुड इस तरह से रहेंगे। या फ्रैटर्निटी जिसको हम कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है ना, कि अच्छे से सद्भावना के साथ रहेंगे, तो ये वो है, ये हारमनी वाला। जबकि ऑफिशियल वाला तो ये पैक्ट है। तो ये मेरा एक ये भी गलत हो गया। एक तो गलत हुआ था वो क्रुक्ड वाला, ठीक है, जिसमें मुझे लग रहा था कि जो चीज़ सीधे से हासिल नहीं हो सकती है तो आप उसको से छीन के ले लो। सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो टेकन होगा इसका आंसर, बट उसका आंसर ट्विस्टेड था, एक वो गलत हो गया। दूसरा एक पैक्ट गलत हो गया, ये वाला हम कर चुके हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सो जो नेक्स्ट है दैट इज़ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जो है मैंने बहुत ढूंढा, ठीक है, और ये पैराग्राफ मुझे मिला एक नासा की साइट से मिला है। नासा की साइट से यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो अभी ये आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ से मिला है। तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या क्या थे। ऑब्जेक्ट था, लॉन्च था, मूव, सेंड, एक्सेस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम 15 + 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट मैं आपको पैराग्राफ के बारे में भी बताऊंगी। जो येलो येलो आपको दिख रहा है यहाँ पे, येलो से जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये आंसर्स हैं। अब देखो, जो पैराग्राफ है ना वो यही है बेसिकली, पर पैराग्राफ को छोटा बनाने के लिए कुछ लाइंस को एडिट करके हटा दिया है, तो हम वो भी देखेंगे। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। अर्थ इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन। तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे कि सैटेलाइट इज एन डैश, तो उसमें दे रखा था क्या है, एक बॉडी है, राइट आपको याद आ रहा होगा अभी जैसे मैं कह रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट था, उसमें बॉडी था, उसमें एक दो वर्ड्स और थे, अब ऐसे सारे याद नहीं है। बट अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट, ये सब लिखा है। मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड अर्थ एंड मून इज आर अ नेचुरल सैटेलाइट्स, ये पूरा था। फिर आता है ये वाला पॉइंट, बट यूजुअली मतलब ये भी पैराग्राफ में था, ये भी पैराग्राफ में था कि बट यूजुअली व्हेन समवन सेज सैटेलाइट्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट एक मशीन होती है जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि इसका नाम ही सही पता चल रहा है आपको, मैन मेड है। दीज मशीन्स आर डैश इनटू दी स्पेस। अब लॉन्च्ड था उसका आंसर, ठीक है, लॉन्च्ड है इसका आंसर, लेकिन ऑप्शंस अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहे कि लॉन्च के अलावा और भी कुछ हो सकता है। क्या था पता नहीं, ऐसा कुछ करके था, बट लॉन्च इसका आंसर होगा उन ऑप्शंस में से। लॉन्च बिल्कुल यहाँ पे सही है। लॉन्च इनटू स्पेस एंड अर्थ ऑर्बिट और एनी अनदर बॉडी इन स्पेस। और दूसरा हाँ बॉडी भी था यहाँ पे, पर इसका ऑब्जेक्ट होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैन मेड सैटेलाइट, सम टेक पिक्चर्स ऑफ आवर प्लैनेट, सम टेक pictures of other planets, the sun and other objects. These pictures help scientists learn about Earth, the solar system and universe. और ये वाला लाइन भी था कि other satellites send TV signals and phone calls around the world. तो बेसिकली यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली, ऑब्जेक्ट है इसका आंसर और लॉन्च। आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये देखो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमने बात करी, सैटेलाइट वगैरह, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें इन्होंने शायद ये वाला भी एक दिया था, ये वाला मुझे लग नहीं रहा कि पैराग्राफ में था। बट सैटेलाइट्स फ्लाई हाई इन द स्काई सो दे कैन सी लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ एट वन टाइम। सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव अ क्लियर व्यू ऑफ स्पेस, क्लियर व्यू होता है स्पेस का, ओके, दैट्स बिकॉज दे फ्लाई अबव। ये शायद पैराग्राफ में नहीं था। बिफोर सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल्स डिड नॉट गो वेरी फार, टीवी सिग्नल्स वुड ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सो दे वुड गो ऑफ इन टू स्पेस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अर्थ्स कर्व, ओके, ये भी नहीं था। फिर ये था विद सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल्स एंड फोन कॉल्स, ये तो शॉर्टली था, ये वाला जो है ना पैराग्राफ, ये तो शॉर्ट था। सो विद सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल्स एंड फोन कॉल्स कैन बी सेंट अप टू अ सैटेलाइट, द सैटेलाइट कैन देन सेंड देम बैक डाउन टू डिफरेंट स्पॉट्स ऑन अर्थ। तो इसका सेंड आंसर होगा, ठीक है। तो अभी तक क्या पता चला कि एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा लॉन्च था एंड देन सेंड था। सेंड के अलावा और भी था, और भी कुछ था, सिग्नलिंग था, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो बाकी के ऑप्शंस मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जो एक्चुअल आंसर्स थे वो मुझे पता है कि सेंड है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ से आ जाओ कलेक्ट या फिर असेस। यहाँ पे इन्होंने ना वर्ड को चेंज कर दिया है। कलेक्ट तो आपके ऑप्शंस में था ही नहीं, ठीक है, वरना कलेक्ट पे भी टिक किया जा सकता था, फिर तो एक तरह से वो हो जाता कि दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। सो व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट्स कम इन मेनी शेप्स, ये पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ था, शेप्स एंड साइजेस, बट मोस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्ट्स कॉमन होते हैं, एंटीना, पावर सोर्स, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। फिर मेनी नासा सैटेलाइट्स कैरी कैमराज एंड साइंटिफिक सेंसर्स, दे में गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स लैंड एयर एंड वाटर, और दे में असेस डेटा फ्रॉम द सोलर सिस्टम यूनिवर्स। तो कलेक्ट था ही नहीं वर्ड, वरना हम कलेक्ट पे टिक कर सकते थे, या फिर पैराग्राफ में यहाँ कहीं एक और था और स्पुतनिक के बारे में दिया हुआ था, व्हाट वर द फर्स्ट सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो ये स्पुतनिक 1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि कब अर्थ पे भेजा गया था, ये वाला। पर यहाँ से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था कि इस पैराग्राफ से कुछ भी हो। इसके अलावा मुझे याद आ रहा हो तो ये
ये कुछ थोड़े से दे रखे थे शायद, हाउ डज नासा यूज सैटेलाइट्स। तो नासा सैटेलाइट्स हेल्प साइंटिस्ट स्टडी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ों को समझने के लिए। सैटेलाइट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स, क्लाउड, ओशंस, लैंड, एयर, है ना, वॉल्केनो वगैरह, इन सब के बारे में ये सब लिखा हुआ है, बट यहाँ से कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से। एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो टेल अस लॉट अबाउट स्पेस, सम वॉच फॉर डेंजरस रेस कमिंग फ्रॉम द वट एवर इट इज़। तो बेसिकली हमारा ये 20 क्वेश्चंस जो हैं CGL के हमने कर लिए। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा जंबल सेंटेंसेस के लगा लो, 2 क्वेश्चंस जंबल सेंटेंसेस के थे जो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, क्योंकि उसके 4 वो होते हैं, उसको ABCD एंड ऑल ये सब करना था। बट एक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो एक था ना, एक जो जंबल सेंटेंस था उसमें A भी आंसर हो सकता है, B भी, मतलब वो ऐसे शुरू हो रहा था, A से भी शुरू हो सकता है एक ऑप्शन, B पार्ट से भी शुरू हो सकता है, C पार्ट से भी, D पार्ट से भी। तो उसको एलिमिनेट करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता हो सकता है कि एक एक लाइन पढ़ के कि ये B से तो कभी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि B में तो उससे रिलेटेड कोई बात बोली ही नहीं गई है। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के ऊपर था वो, मैं अभी भूल रही हूँ पूरा। लेकिन जो सेकेंड वाला था ना, उसमें B ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन से B से शुरू होने वाले, तो अगर आप ढंग से पढ़ते तो आप कर लेते। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे कि वो किससे रिलेटेड थे। पैराग्राफ तो मैंने पूरा बता दिया, तो उससे तो थे नहीं, वो होंगे किसी चीज़ से रिलेटेड, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो बाकी के 3 क्वेश्चंस क्या थे। कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको हम करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाले क्वेश्चंस थे, तो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि हाँ कितने सही कितने गलत हैं ये सारी चीज़ें। बाकी GS जो है उसके क्वेश्चंस पूरे मैं वाइप आउट हो गया दिमाग से, सोच के तो लाई थी कि हाँ अच्छा ये वाले क्वेश्चंस थे, बट अभी कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है। इवन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो था वो हिस्ट्री से भी था, अभी दिमाग से पूरा निकल चुका है। बट फिर भी ये हमने आज क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने आज CGL के डिस्कस कर लिया। आपको पता है कि 24 जुलाई को हुआ था, 2:30 एंड 3:30 आई थिंक, थर्ड शिफ्ट कहेंगे हम इसको। तो ये अगर आपका एग्जाम था, आपका पेपर था, वो कुछ भी और क्वेश्चंस याद आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।